Welcome to CI International School online classes. Hello students, our today's topic is conductance of an electrolytic solution. तो देखो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आप याद करिए, कुछ पुराना मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हम अभी तक पढ़ रहे थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और वहाँ भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट आया था कि जैसे हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन बनाया या हमने मोल्टन स्टेज में कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होने पर जो एनाइन होते हैं, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके मूव करते हैं और वहाँ जाके न्यूट्रल हो जाते हैं। और जो कैटाइन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं बेटा, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और वहाँ जाके न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी, और जो कैटाइन है उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी। तो बेटा वो जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कैटाइन के लिए, और कैटाइन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करके क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो हुई इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने पर मेटल किस हिसाब से डिपॉजिट हुई, ये तो फैराडे लॉ ने बताया। अब यहां पर हमारे क्या, जब हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो अब कंडक्टेंस ऑफ, ये आप देखो दो चीजें हैं, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बात ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो आपको मीनिंग क्लियर है, फैराडे लॉ में कई बार हमने यूज किया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जब एक्वस स्टेज में होता है, मोल्टन स्टेज में होता है, तब क्या होता है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसका वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब आयंस होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। अब बात आती है इलेक्ट्रोड अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, वहां जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करेंगे, तो बेटा एक चार्ज का फ्लो बनेगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस, अब बात आती है कंडक्टेंस वर्ड जो है बेटा आपकी फिजिक्स में भी पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है नहीं, यहाँ भी हमारे यहाँ है, क्योंकि देखो फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पर है। तो देखो हमने उसकी डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिख रखी है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द ईज विद विच द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी, वो क्वालिटी है ना, जो करंट को फ्लो करने की बेटा आपके फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है पॉइंट? तो करंट की फ्लो करने की, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की जो टेंडेंसी है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी है ना, जिसके भाई देखो सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक लिया था, याद करिए वो क्या था, है ना, हमारे थे कंडक्टर के टू टाइप आए थे, वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या उसका दूसरा नाम था आयनिक कंडक्टर, ठीक है। एक था मेटालिक कंडक्टर और उसका दूसरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो जो हमारा बेटा आयनिक कंडक्टर है, अगर हम उसकी बात करें, क्लियर, तो जब हम आयनिक कंडक्टर की बात करते हैं तो आयनिक कंडक्टर में हमारे पास कहता है आयनिक कंडक्टर आयंस में डिसोसिएट होकर वो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की चार्ज को फ्लो कराने की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जल्दी चार्ज फ्लो कराता है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट देर से धीरे धीरे कराता है या बिल्कुल नहीं कराता। इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली कराएगा, तो कोई बहुत फास्ट कराएगा चार्ज को फ्लो, कोई धीरे धीरे कराएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की अपनी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बेटा, उसके आयंस के कैरेक्टर्स पे, कैटाइन और एनाइन के जो कैरेक्टर होते हैं। ये आपको प्लस वन में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए गए हैं। क्या पढ़ाए गए हैं, याद करो कि कैटाइन की जितना छोटा होता है या एनाइन जितना बड़ा होता है ना, उसके जो मतलब आपने ये सब इस पे जैसे कैटाइन है के प्लस आयन और एन प्लस आयन, तो किसका पॉजिटिवली चार्ज कर्नल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो ये आयंस पे डिपेंड करता है। चलिए तो मैं एक शॉर्ट लेता हूँ सीधे से, मतलब ये तो मैं डेप्थ में जा रहा था, प्लस वन से रिलेट कर रहा था। चलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो कंडक्टेंस क्या है ना, कंडक्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, जो साफ साफ है कि इट इज द इज मतलब वो प्रॉपर्टी है ना, वो टेंडेंसी विद विच द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट को फ्लो करने की जो टेंडेंसी है, तो कौन इलेक्ट्रोलाइट कितनी जल्दी, तेजी से, धीरे धीरे है ना अपने थ्रू चार्ज को पास कराता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, कंडक्टेंस है ना।
क्लियर पॉइंट। तो ये ई इज इलेक्ट्रोलाइट की क्या कहलाती है बेटा आपके यहाँ। अब ये डिपेंड किस पे करती है, क्लियर पॉइंट। तो देखिए कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r होती है। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस का मीनिंग तो यहीं से क्लियर होता है, रेसिस्ट करना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, रोकना। आया पॉइंट समझ में। आप डिक्शनरी में देखिए रेसिस्ट का मीनिंग क्या करेगा, रोकना, ठीक है नहीं। तो अब होता क्या है, देखो बेटा हमारे जैसे मेटालिक एटम है, ठीक है, आप जानते हो कोई भी जैसे मेटालिक एटम है, मतलब मैं एक मेटालिक से दिखा देता हूँ, फिर आयनिक कैरेक्टर से भी दिखा दूंगा, ठीक है नहीं। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इस हिसाब से जा रहा है। अब एक A+ आयन है बेटा, एक Na+ आयन है। क्या दोनों आयन एक में बेटा पॉजिटिवली चार्ज करना, फोर्थ शेल में बनेगी, एक में थर्ड शेल में बनेगी, एक में किसी मेटल में सेकंड शेल में बनेगी। तो जो सेकंड शेल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बार थर्ड शेल में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनका बेटा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का या जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगी क्या इक्वल होगी, नहीं होगी। तो कोई देर में करेगा, कोई जल्दी फ्लो कराएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या है, मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और वहां पर मान लो एक में K+ आयन है ना, और एक में मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम आयन है, ठीक है, A+ और प्लस और माइनस। एक में मान लीजिए सोडियम आयन है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नहीं, मान लीजिए मैं सिल्वर और कॉपर का आयरन है ना, एक में Fe2+ ले लेता हूँ, एक में मैं कॉपर 2+ ले लेता हूँ। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका 29 होता है, और इसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सब आपके +1 के एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। कॉपर में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड, ठीक है नहीं। लेकिन कॉपर 2+ जब करोगे तो 4s1 का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d का 1 निकल जाएगा। आयरन में क्या है, जब 2 निकलेंगे तो 4s2 सीधे सीधे निकलेंगे, तो वहां पे भी। तो इसमें क्या है, 4 इनकम्प्लीट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है बेटा, इसमें केवल 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे एक केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, जिसमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी लेने की प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा होगी, ये समझ में आया। इसमें क्या है, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो 4 एक आएगा, 2 आएगा, तो 4 पता नहीं कब तक पूरी होगी। तो आयरन की क्या है, क्या फ्लो होगी। तो आप देख रहे हैं दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को, तो इसी वजह से क्या है, यही चीज पे कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए जल्दी से दौड़ेगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से उसमें टाइम लगेगा, समझ रहे हो नहीं। तो ये ऐसे मैंने एक सिंपल सा फैक्टर लिया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं बेटा, ऐसी बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी हो सकती हैं, तो जिन पे क्या करता है आयंस का हमारा क्या चार्ज का मूव करने की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। चार्ज का मूव करना मतलब फ्लो करना ही क्या कहलाता है बेटा, आपका फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें याद करो, हमने इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, कैरेक्टर्स पढ़ाए थे। तो आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मतलब जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सॉल्वेंट है, एक जैसे आपने एक्वस मीडियम में कॉपर सल्फेट डाला, एक्वस मीडियम में FeSO4 डाला, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो क्या करता है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब पानी अगर आपका वो है और सॉल्ट ऐसा है, अगर वो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयंस के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग बन गया, तो आयन मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आयन मूव नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो करने स्लो हो गया, चार्ज फ्लो करना स्लो हो गया तो बेटा हम उसको क्या कहेंगे फिर, है ना, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो यही बेटा ये जो चार्ज को फ्लो कराने में जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो बैरियर है वही रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। आगे अपन समझ में, तो चार्ज को फ्लो कराने, ये बाकी आप डेप्थ में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है नहीं, फिजिक्स में आप काफी डेप्थ में पढ़ोगे। इज दैट क्लियर। तो ये इस तरीके से बेटा, तो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, वहां पे कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज के फ्लो कराने में बैरियर आ रहे हैं, तो बेटा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो एक तो बेटा हमारे पास ये होगा। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस आप समझ में आ गया, तो पहली चीज क्लियर हुई कंडक्टेंस की। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, इन दोनों के फॉर्मूले आपस में इंटररिलेट हो गए। अब आता है बेटा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो बेटा देखो क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी आपके पास ये भी चार्ज के फ्लो से रिलेट करता है। तो हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी बेटा एक वायर बनाया था, आप देखिए तो मैंने यहाँ पर भी एक वायर बनाया था और यह इलेक्ट्रोलाइटिक भी लिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 by 1 चार्ज फ्लो करेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करेगा, तो एक बैरियर क्रिएट होता है। तो अगर हम वायर की बात करें, अगर जो कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, ये वायर जब होता है और इसमें किस टाइप का रेजिस्टेंस आता है, तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम केमिकल कैरेक्टर छोड़ दें, हम मान लीजिए बराबर हम डिफरेंट ना, आपने कॉपर के वायर लिए, मान लो ये कॉपर का वायर लिया जिसकी लेंथ जो है, ये लेंथ बेटा आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर की है,
और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। इज इट क्लियर? ये 10 सेंटीमीटर की एरिया। तो अब क्या होगा, कॉमन यही कॉपर का वायर, किसका है, कॉपर का। ये दूसरा वायर भी क्या है, कॉपर का। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, कितना, 1 सेंटीमीटर, बस लेंथ क्या होगी, 20 होगी सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है बट लेंथ बदल गई। अब आप बताओ लेंथ बदलेगी तो नंबर ऑफ एटम्स बदल जाएंगे, और जितने ज्यादा एटम्स होंगे तो बेटा उतना ज्यादा बैरियर क्रिएट होगा चार्ज को फ्लो में। तो लेंथ के बदलने पर या ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए बेटा, लेंथ तो मान लो ये 20 सेंटीमीटर ही है, अभी भी लेंथ तो वही 20 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे बेटा हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ के 3 सेंटीमीटर हो गया। तो भी क्या होगा, लंबाई बढ़ी है लेकिन चौड़ाई बढ़ गई, वायर की मोटाई बढ़ गई, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो फोर्स है बेटा वो भी बढ़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है बेटा ये किस पे डिपेंड करता है, वायर की लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये रेजिस्टेंस ही वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेटा, ठीक है। आप कैपिटल ए से लिख लीजिए, स्मॉल ग्रुप्स के स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों पे ही बनाऊं तो क्या बन जाएगा, R इक्वल टू L अपॉन ए बन जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और दोनों को कंबाइन बना तो ये बन जाएगा L अपॉन ए। तो हमारा अब इसको बेटा जब हम इसको हटाएंगे रेसिप्रोकल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो उसकी जगह क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे, ठीक है, और बाकी तो ये सब वही रहेगा L अपॉन ए। तो ये जो आपका आया है बेटा इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सही है। उसको रो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर इसी फॉर्मूले में निकल जाए तो क्या बन जाएगा, रो को हम इधर ले लें तो R इंटू ए अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, L। आगे पॉइंट में R इंटू ए अपॉन L। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आपके पास रेजिस्टेंस और इंटू ए अपॉन L, ठीक है। हाँ, इसको एक हमारी चीज में L अपॉन ए को बेटा एक टर्म और दी जाती है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको एक टर्म दी गई L अपॉन ए को, क्या, सेल कांस्टेंट, याद रखना। तो देखो अभी हमने कंडक्टेंस पढ़ा है। कंडक्टेंस क्या है, चार्ज के फ्लो कराने की इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो कराने में काम आती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस में। उस वायर में जितना ज्यादा या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हमारे ओवर हुए। इसके बाद आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है बेटा, है ना, आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस है उस वायर के आपके क्या लेंथ के डायरेक्टली और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये बनाया। इसके साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, वो कांस्टेंट कौन है बेटा, यहाँ पे रो बोला गया, उसी का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो हमारा ये बन गया बेटा। और इसमें जो L अपॉन ए है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब आई बात स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो जैसे बेटा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के वन, जैसे C बराबर क्या है, 1 अपॉन R, ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, इसको कपा से इसको बोला जाता है कपा, कपा, ठीक है, इसको बोला है ना कपा, सिंबल है स्मॉल k। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, ये 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, 1 अपॉन रो होता है। समझ आया? मतलब देखो कंडक्टेंस C इक्वल टू 1 अपॉन R हुआ, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के 1 अपॉन R हो गया। ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है पॉइंट? अब आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखो क्या कपा का कपा बराबर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रो, और रो बराबर क्या है बेटा आपके पास, R इंटू ए अपॉन L। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नहीं जब कुछ भी नहीं होता बेटा तो हम इसको 1 मान लेते हैं, क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा आप खुद ही बताओ मुझे, है ना, 1 इंटू L, ठीक है, अपॉन 1 इंटू R इंटू ए। ये आपके क्या बन जाएगा, कपा बन जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो यहीं से अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला हो गया बेटा स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। और अब देखो 1 अपॉन R क्या होता है, इससे हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं बेटा। तो कपा इक्वल टू 1 अपॉन R हमारे पास क्या है, C, है ना, तो K इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट, मतलब कंडक्टेंस, और L अपॉन ए हमारा क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट। तो ये आपको चीजें समझ में आई।
तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, ये कई सारी चीजें हमने एक साथ समझा दी आपको, ये मैंने लगे कर दिया स्पेसिफिक कंडक्शन का सेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा बना, दोबारा बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आता हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से हमारे पास, यहाँ से मतलब मैंने ये पूरा टॉपिक तो क्लियर किया है कि आपका कहाँ है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इधर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या है, मान लो कॉपर का वायर की लेंथ बदलेगी या क्रॉस सेक्शन एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। ठीक है, वो इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास R into L आया, L upon A आया, इसको हटाया तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये चीज हुई। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, वो 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, 1 अपॉन रो। रो का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास ये मुझे नहीं लगी। इनको सॉल्व करेंगे तो R बराबर K बराबर क्या है, 1 अपॉन R into L upon A। L upon A क्या है, सेल कांस्टेंट, 1 अपॉन R क्या होता है, कंडक्टेंस। क्लियर। अब बेटे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो अभी हमने ये मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उससे पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करेंगे। इज इट क्लियर? ओके।